साथ साथ नहीं रह सकते थे? क्या पार्टीशन से हम नहीं बच सकते थे? अगर हम भी कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमने उस जल्दबाजी में उस पार्टीशन में ये सब खो दिया। कोई सरफिरा ये कहता है पाकिस्तान चले जाओ। संविधान में क्या लिखा हुआ है? मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ दूसरे सफ़े को, सिर्फ पहला पेज पढ़ता हूँ। संविधान, इस मुल्क में रहना है, दोनों चीजें। बिल्कुल। तो उसके लिए, रहने के लिए सिर्फ भाईचारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नमाज पढ़ रहे थे, अब वहाँ पे पुलिस ने जाके दावा बोल दिया। क्यों बोल दी? फॉरेन पॉलिसी भूल गया। बड़ा भारी तजुर्बा है, सब भूल गया। I मोहम्मद हामिद अंसारी बनाम खुदावंद जा आफरी हकीम सुखन दर जुबा आफरी। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, मेरी तरफ से आपको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी सेवाओं के लिए दोनों सदन की तरफ से, देशवासियों की तरफ से भी आपके प्रति आभार का भाव है। और आपका कर्तृत्व, आपका ये अनुभव और इस पद के बाद की निवृत्ति अपने आप में एक लंबे अरसे तक समाज जीवन में उस बात को वजन रखती है। राष्ट्र के संविधान की मर्यादाओं के चलते हुए देश को मार्गदर्शन करने में आपका समय शक्ति काम आएगा, ऐसी मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। When I reflect on India's history, the tensions and the challenges that our country faces from time to time, yet it keeps on going, progressing from moment to moment. It is largely because people of your great statesmanship have guided this country in various capacities from time to time. The eloquence of preceding speakers and the generosity of their sentiments must remain unmatched. I would be remiss if I did not acknowledge its intensity and thank them individually and collectively. मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुत सी बातें आपके मन में ऐसी हैं जो प्रश्न के रूप में हैं, जिनके उत्तर आपको नहीं मिलते हैं। एक प्रयास कर रहा हूं मीटिंग ऑफ माइंड्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके सारे सोशल लिंक्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपसे ये निवेदन करते हुए कि इसको सब्सक्राइब करिए, इसलिए नहीं कि ये भी एक हजारों लाखों यूट्यूब चैनल में से एक चैनल है, इसलिए कि जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं, आप चाहते हैं कि कोई बातें वो करे, मगर वो बातें हो नहीं रही हैं। वो सब बातें होंगी जो अनों कोनों में होती हैं, मगर आज उनको स्क्रीन पर करने की जरूरत है। ये प्रयास कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, गुडविल जनरेशन के लिए है। आपके दिलों में उतरना चाहता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं सक्षम हूं इस चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करते हैं हामिद अंसारी साहब से। हामिद अंसारी साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। हामिद अंसारी साहब खाली देश के वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, एक कैरियर डिप्लोमेट ही नहीं रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ही नहीं रहे, बल्कि इस सब के साथ एक ऐसी लीनेज से आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट एंड पार्सल है। आप 1 अप्रैल 1937 को पैदा हुए, यानी हमारी आज़ादी से और इस देश के पार्टीशन से के वक्त आपकी उम्र 10 इयर्स प्लस है। यानी आपने 10 साल पहले के भी देखे और उसके बाद हम 2026 में आज 18 अप्रैल को मिल रहे हैं। थोड़ी सी हिंदुस्तान के इतिहास की तरफ जाएंगे, थोड़ा पार्टीशन की तरफ जाएंगे। भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, क्या उसको ज़ख्म लगा, उस ज़ख्म ने और कितने ज़ख्म इस राष्ट्र को दिए, कुछ थोड़ी सी चर्चा उसकी करेंगे। और जो हमारा सफ़र है भारत की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बाद से आज तक का, उस सब पर थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। आइए उनकी तरफ चलते हैं। अमित साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मैं बहुत सी बातें आपसे समझने के लिए बैठा हूँ। समझ को लेके
आपसे कुछ बातें करें। मुश्किल ये है कि मेरे पास जवाब ना होगा। बात बढ़ाते हैं तो रास्ते खुलते चले जाएंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, हिंदू और मुसलमान हमारे राष्ट्र की दो सबसे बड़ी इकाई हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि वो जो 1400 साल से एक साथ रह रहे थे, ऐसा क्या हुआ और ऐसी क्या जल्दी हुई कि हम इतनी हड़बड़ाहट में मुल्क को तकसीम कर बैठे, जबकि हमें कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 10 साल मिले थे और एक रिस्पेक्टेबल शेयर इन गवर्नेंस मिला था। इंटरिम गवर्नमेंट में भी अच्छा भला शेयर दोनों को मिला था। 3 जोन बन रहे थे, 10 साल का वक्त मिल रहा था। तो वो जो 1400 साल को भी छोड़िए, 1000 वर्ष से तो साथ रह ही रहे थे बराबर। क्या 10 साल साथ नहीं रह सकते थे? क्या पार्टीशन से हम नहीं बच सकते थे? आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखिए, बुजुर्गों को बुरा भला कहना मौजू नहीं होगा। जो हुआ, जिन लोगों ने किया, किन वजूहात से किया, अब वो तारीख का एक हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है सवाल हमारे सामने आज ये है जी। कि उस वक्त क्या हुआ या क्या नहीं हुआ जी या क्या हो सकता था, जी वो एक अलग बात है। जी मौरिखीन उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे। सवाल जो है वो ये है कि आज हम क्या करें। ठीक। हम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं, जी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो या किसी और धर्म के हो। और अगर हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो हमें हक क्या है और फ़र्ज़ क्या है, दोनों को समझना चाहिए। ठीक है। हक ये है कि हम बाशिंदे हैं, बेशक। और फ़र्ज़ ये है कि वो तमाम चीज़ें हमको करनी चाहिए जो कि बाशिंदे की हैसियत से हम पे लाजिम होती है। ठीक। मुश्किल ये है कि हम कहीं ना कहीं इस रास्ते से भटक जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे भटकते हैं, बड़ी चीज़ों पे नहीं भटकते। मगर आपस में मिल के रहने का जो एक ट्रेडिशन था हमारे यहाँ, वो कभी कभी उसमें कोई अड़चन आ जाती है। ठीक। क्यों आती है उसका जवाब आपके पास भी है, मेरे पास भी है। जी। मगर हमारा जो डेली लाइफ है उसमें कोई अड़चन नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, साथी हैं, उनसे मैंने एक दिन पूछा, कुछ बात हो रही थी पोएट मोहम्मद इकबाल पे। जी। उन्होंने पढ़ा है मोहम्मद इकबाल का। तो मैंने पूछा, भाई आपने वो नज़्म देखी है? कौन सी नज़्म? मैंने कहा जिसका टाइटल है राम। ठीक। क्या नहीं देखी? मैंने पूछा क्यों? कभी किसी ने बताया नहीं। तो हमारे कुर्बत जो थी वो इतनी कुर्बत थी कि मोहम्मद इकबाल को, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान के नेशनल पोएट थे, आर्किटेक्ट है। ठीक है, मगर हम भी कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है। तो सारे जहाँ से अच्छा तो हम जानते हैं, मगर है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, जी। वो नहीं हम याद रखते। हर कंट्री की अपनी एक टेरिटोरियल स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है। मैं जब पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ हिंदुस्तान को, तो मैं ये सोचता हूँ पार्टीशन ना हुआ होता और वो जल्दबाजियाँ वो ना होती हूँ, कुछ वक्त हम और ले लेते, तो हमने जो टेरिटोरियल स्ट्रेटेजिक डेप्थ खोई है, जिसको मैं यहाँ अपनी ऑडियंस के बीच में लाना चाहता हूँ। देखिए, आज पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है 1600 मील से ज़्यादा का बॉर्डर है। ईरान का पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 900 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है। अगर पार्टीशन ना होता तो ये जो टेरिटोरियल डेप्थ है ईरान से इराक़ और फिर पूरा गल्फ़ और अफ्रीका और
बात कहाँ तक जाती है, ये स्ट्रेटजिक डेप्थ वी लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। आज अफ़गानिस्तान जो हमारा बहुत करीबी दोस्त और साथी हमेशा है से रहा है, अफ़गानिस्तान एक कंट्री का नाम नहीं है। जो उसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ है सेंट्रल एशिया के साथ, रशिया के साथ, आगे फिर पूरा आपको मालूम है कहीं ना कहीं जाके पूरी दुनिया उससे जुड़ जाती है। सही। हमने उस जल्दबाजी में, उस पार्टीशन में ये सब खो दिया। पीछे की बात करने से कोई फायदा नहीं। जी, हमको आज की देखना है कि आज की क्या सिचुएशन है और कल आने की क्या सिचुएशन। ठीक जो हुआ वो हुआ, ठीक पुरखों ने क्या किया क्या नहीं किया वो उनका मसला है। ठीक। मगर इस वक्त चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, या नेपाल हो, या श्रीलंका हो, पड़ोसी देश है। जी, और हमारा फ़र्ज़ ये होता है, देखिए पड़ोसी दो ही तरीके से रह सकते हैं, या तो मिलजुल के रहते हैं या लड़ झगड़ के रहते हैं। हमारे सामने ये चॉइस है। जी, कभी कभी हम इस पे अमल भी करते हैं, कभी कभी इससे भटक भी जाते हैं, ठीक। मगर भटकने में नुकसान है, जी, फ़ायदा नहीं है। तो मेरी राय तो ये है कि देखिए माजी में जो हुआ वो हुआ, जिसने किया, किसने किया, कैसे किया, उस पे ज़्यादा तवज्जो करने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, और ये इस पाठ का मेरा आखिरी हिस्सा है। आज हम एक राष्ट्र हैं, जी, हम एक राष्ट्र हैं, 140 करोड़ लोग हम सब बाशिंदे हैं, जैसे आपने कहा, इस मुल्क के शहरी हैं। एक संविधान है, एक व्यवस्था है, हम सब की उसमें एक हैसियत है। लेकिन इस सब के बावजूद इतना बड़ा समाज है इसमें, जहाँ हमको बहुत सी जगह पर रैशनैलिटी प्रिवेल करती दिखती है, कई जगहों पर हमें रेडिकलिज्म भी देखने मिलता है। इस माहौल में 25 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान, जब उससे कोई सर फिरा, ये कहता है पाकिस्तान चले जाओ। कहाँ चले जाओ? पाकिस्तान चले जाओ। अस्तगफुरुल्लाह। मैंने कहा कोई सर फिरा, ये कहता है। किसी ने ये नहीं कहा कि रूस चले जाओ, अमेरिका चले जाओ। नहीं कहा किसी ने, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा। मैं उसने क्यों कहा ये मैं उस पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं उसको भारत की आवाज़ नहीं मानता। लेकिन एज ए कम्युनिटी, जो इस राष्ट्र की जो रचना है 15 अगस्त को जो हुई है, उसमें जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। एक तरफ वो शक्तियाँ हैं मुसलमानों में जिन्होंने पाकिस्तान बना लिया, बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा विषय ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान चाहते थे, जो पाकिस्तान का नक्शा उन्होंने रखा था, उसमें अनडिवाइडेड पंजाब था, अनडिवाइडेड बंगाल था, आसाम था, नॉर्थ ईस्ट था, कश्मीर था। उनका ख्वाब था, ही सही था गलत था वो हमारी चर्चा का विषय नहीं। वो ये कहते थे कि आई एम द सोल एंड एक्सक्लूसिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये वो कहते थे जो मुसलमान नहीं था। ठीक है, वो ये कहते थे, क्लेम करते थे। इस क्लेम को काउंटर किसने किया? उस नेशनलिस्ट मुस्लिम सेंटिमेंट रखने वाले अनगिनत हमारे बड़ों ने किया। मैं अंसारी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, उसकी वजह से पंजाब बटा, आज हिमाचल, हरियाणा, पंजाब हमारे पास है, आज बंगाल हमारे पास है बड़ा हिस्सा, आज आसाम हमारे पास है, आज कश्मीर हमारे पास है। ये जो मैप बना, इस मैप में उस नेशनलिस्ट मुस्लिम सेंटिमेंट रखने वाले हज़ारों लोग बड़ों की हमारी जो कुर्बानी है, जिसके नतीजे में नेशनल मूवमेंट को ताकत मिली, इस नैरेटिव को क्यों हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नैरेटिव बनाकर न कांग्रेस ने रखा, न मुसलमान ने रखा,
और आज उसका रिजल्ट ये है कि आज का जो मेरा नौजवान बच्चा है, ख़ास तौर से सनातन समाज का बच्चा, वो ये जानता ही नहीं है। उसको ये पता है कि पाकिस्तान बना लिया, उसको ये नहीं पता कि आज के हिंदुस्तान का जो नक्शा है, इस नक्शे के पीछे वो नेशनलिस्ट मुस्लिम सेंटिमेंट और उसका कितना मैसिव कंट्रीब्यूशन है। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने बच्चों को इतिहास पढ़ाना बंद कर दिया। हम बच्चों को अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं, इतिहास नहीं पढ़ाते जी। एक बार वो इतिहास पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हकीकत क्या थी। जी बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। जी। और अगर इस वक्त आज के हिंदुस्तान में 2026 में इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। क्यों सरकार कर रही है मुझे नहीं मालूम। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब तो सरकार देगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एज ए कम्युनिटी, जो मेरे एल्डर्स आफ्टर पार्टीशन मेरे यहाँ रहे, मौलाना आज़ाद से लेके आप तक, इस नैरेटिव को न तो हमने अपनी कम्युनिटी को बताया कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। भाई गुजर गया ना, अब क्या बताना है? नहीं, अगर ये ना बताएंगे तो अगली जनरेशन में वो सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हमारे अजदाद की कहानी जो है हमारे अजदाद तक पहुँची या ना पहुँची, मगर मेरे बच्चों पे नहीं पहुँचेगी, इसलिए कि वो ज़माना गुजर गया। हमारे सामने जो चैलेंज है ख्वाजा साहब, वो ये है कि आज के हिंदुस्तान में हम देखें कि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर नागरिक हैं तो हम वो तमाम चीज़ें करनी चाहिए जो नागरिकता का फ़र्ज़ होता है, और उन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो नागरिकता के ख़िलाफ़ है। मैं अब आपको दूसरे विषय की तरफ लेके चलता हूँ। हमारे राष्ट्र में आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी दो धाराएं चली हैं। एक धारा है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की धारा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धारा है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सबके लिए बराबरी, सबका बराबर सम्मान, सबको बराबर के अधिकार। आम हिंदुस्तानी इसी धारा के साथ चलता चला आया। एक दूसरी धारा भी के साथ में हमारे ही देश में रही। आज़ादी से पहले वो धारा थी ज़रूर, मगर उसकी कोई सपोर्ट बेस नहीं थी। मैं रेफ़र कर रहा हूँ हिंदू महासभा को, मैं रेफ़र कर रहा हूँ वीर दामोदर दास सावरकर को, उनके आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व को, मैं रेफ़र कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। ये कम्प्लीटली अनपॉपुलर, अनग्राउंडेड आइडियोलॉजी है 47 से पहले। 47 के बाद ये जो ग्रुप है इसने अपना काम नहीं छोड़ा, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, ये अपना काम करता चला है। आपको याद होगा 67 का लोकसभा चुनाव, 67 में पहली जो ज़माने में जनसंघ होती थी जी, 67 में अगर मुझे फिगर गलत याद नहीं है तो 32 या 34 लोकसभा में पहली बार जनसंघ के लोकसभा में मेंबर्स आए, ठीक, और 9% उनको वोट मिला, ठीक। ये पहला सिग्नल है कांग्रेस को और सेकुलर पॉलिटी और सेकुलर पॉलिटिक्स को कि वो जो काउंटर धारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसका जनसंघ राजनीतिक रूप था, उसको ज़मीन मिलनी शुरू हुई। बढ़ते बढ़ते, मैं बात को शॉर्ट करना चाहता हूँ, बढ़ते 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 आज हम 2026 में आपसे बात कर रहे हैं। वो जो नेशनल मूवमेंट की धारा थी वो बड़ी हद तक हाशिए पे चली गई, और वो धारा जो उसकी विपरीत धारा थी, उसके काउंटर नैरेटिव पे बेस करती थी, वो धारा आज देश की मेन स्ट्रीम धारा के रूप में हमारे सामने है। ड्यूली इलेक्टेड तरीके से आई है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आई है, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म में है। मैं आप जैसे बुज़ुर्ग से, आप जैसे अपने बड़े से, जिसने हिंदुस्तान की नस नस को पढ़ा और समझा है, उससे ये समझना चाहता हूँ कि सेकुलर पॉलिटिक्स से और सेकुलर पॉलिटिशियन से कहाँ क्या गलती हुई और क्या गलतियाँ होती चली गईं कि आज वो हाशिए पे आ गए। जो बिल्कुल उनकी विपरीत धारा पे थे वो आज देश की मुख्य धारा बन गए।
देखिए, बात जहाँ से आपने शुरू की, संविधान में क्या लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ दूसरे सफ़े को, सिर्फ पहला पेज पढ़ता हूँ संविधान का। जी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सब समान, सब बराबर है, और उनके जो राइट्स है, जस्टिस, इक्वालिटी वगैरह वगैरह। उसमें एक शब्द जी, जो आखिरी लाइन में है, फ्रेटर्निटी, जी, भाईचारा। जी, हमारे देश में जी, हर चीज़ है, जी, भाईचारा बहुत कम है। आपको ऐसा लगता है? कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। इक्वालिटी सही है, जस्टिस सही है, मगर फ्रेटर्निटी नहीं है। तो दो लोग जो रहेंगे, चाहे सड़क पे चले या किसी गांव में बैठे हों, जी, उनमें भाईचारा नहीं है, तो वो एक दूसरे को कैसे देखेंगे? हमारी गलती जो हुई है समाज में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के 50वें सब पेज पे या 150 पेज पे नहीं हुई है जी, वो पहले पेज पे हुई है। किसी ने आज तक, और मैं आज तक कह रहा हूँ, आज तक जी, लफ्ज भाईचारे का मतलब लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं निकाला है। तो हमारे साथ और सब ठीक था, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, 47 में जो हुआ है, जो भी हुआ, मगर सब इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क में रहना है, दोनों चीज़ें। बिल्कुल। तो उसके लिए, रहने के लिए सिर्फ भाईचारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, अदावत नहीं चाहिए। आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए कि सबसे बड़ी चीज़ भाईचारा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की फंडामेंटल स्पिरिट भी फ्रेटर्निटी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पर जितना काम होना चाहिए था, इस पर उतना काम नहीं हुआ, और शायद यही वजह है कि जो बीच बीच में खटपट हो जाती है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और रिश्ते ऊंचे नीचे होने लगते हैं, उसकी वजह यही है। आपकी बात तस्लीम है, उसी रास्ते पे चलना है और कोई रास्ता नहीं दूसरा है। कोई रास्ता है ही नहीं, इससे भी इत्तेफाक है। एक तरफ संविधान है, संविधान की प्रस्तावना, उसका प्रीएम्बल है जो फिल्ड विद आइडियल्स है। उससे ज़्यादा अच्छे आइडियल्स मेरे ख्याल से पॉसिबल हैं ही नहीं। सही। मैं जब आप जैसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ तो मैं एक सच्चा आकलन लेके बात करना चाहता हूँ। इन 11-12 सालों में मुस्लिम समाज और आज की सरकार, और सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो रिश्ते सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के, मैं माइनॉरिटी का शब्द यूज़ नहीं करता, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के जो रिश्ते होने चाहिए सरकार के साथ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, सरकारी तंत्र के साथ, पूरे माहौल के बीच में, उन रिश्तों में जो आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं फ्रेटर्निटी, उसकी अगर कमी है तो उस कमी को, उसको कैसे ऊपर लाएं, कैसे उस भाईचारे की रास्ता है। क्या रास्ता है? रास्ता वही है, क्या भाईचारा। कैसे करें? अरे रास्ते भाई देखिए, दरार तो हमारे बढ़ रही है, नेता आज तो नहीं पैदा हुए हैं, दरार तो बढ़ रही है, बड़े बड़े नेता हुए हैं, समझे जी तो किसी को देख लीजिए, शास्त्री जी को देख लीजिए, जी जी, और लोग थे। मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ इसी कंटेक्स्ट में। आप शायद सही कहते हैं कि भाईचारा ही में हर मसले का हल है। मैं भी ये मानता हूँ कि आपको एक और मिसाल दे दूं, जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी परफेक्ट एग्जाम्पल। जी, तो मैं पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं वो ठीक है, हम उस तरफ जा भी नहीं रहे, हम उस तरफ जा भी नहीं रहे। अब आपने अटल जी का नाम लिया, अटल जी से मेरे भी बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उस भाईचारे की जिसकी तरफ आप बात कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ। यही बात समझकर
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी बैलेंस्ड और रैशनल पॉलिटिकल नेशनल एंटिटी थे जिन्होंने बहुत कोशिश की, और हम जैसे कुछ लोगों ने उसमें हाथ बटाने की भी कोशिश की कि वो भाईचारा पैदा हो जाए मुस्लिम समाज के बीच में और भाजपा के बीच में, संघ के बीच में पुल बनना चाहिए। आफ्टर ऑल हम एक परिवार हैं, हम कहीं ना वो कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, ना उनके पास कोई ऑप्शन है ना हमारे पास कोई ऑप्शन है। रहना इकट्ठा है, साझा है, चूल्हा साझा है, पतीली एक है, खाना सबका एक है, उसी में से सबने खाना है। उस समय लोगों ने कहा मिल्लत फरोश, क्या मिल्लत फरोश ख्वाजा साहब, ज़मीर फरोश ख्वाजा साहब। ये क्या चीज़ होती है? ये किस जानवर का नाम है? जी, और सब कुछ कहा। अच्छा, हमने एक बात कही, मैंने नहीं सुना ये, मगर आपने अच्छा है आप मेरी पहुंचा, वोकैबुलरी में पहुंचा। इजाफा कर दिया। मैंने अच्छा है आप तक नहीं पहुंचा। हमने सुना, हमें लगता था कि उसकी ऐसी शख्सियत थी, उसका इतना फैलाव था, उसके दामन में इतनी गुंजाइश थी बिल्कुल कि उसमें सब सिमट जाते। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी हिम्मत से एक बात कह रहा हूँ, अटल जी का मौका हमने गंवा दिया। किस्मत की बात है। और उससे क्या क्या खोया, मैं ये आप जैसे चिंतक लोगों पे छोड़ता हूँ, अपने समाज पे छोड़ता हूँ। आज फिर एक प्रयास है, और मैं छुप कर प्रयास में बिलीव नहीं करता। जो करना चाहिए खुल के करना चाहिए। अगर आप खुल के नहीं करते, इसका मतलब है आप उस कॉज के साथ, उस मिशन के साथ ईमानदार नहीं है। मैं आप जैसी बुजुर्ग शख्सियत से ये पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो किसी ज़माने में मेरे बचपन में चंद हजार जिसकी शाखाएं होती थी, बलराज मधोक जिसका फेस होते थे, इनकी तकरीरें सुन के मैं बड़ा हुआ, आज 1 लाख के करीब उसकी शाखाएं पहुंच चुकी हैं। आज लगभग सारे राष्ट्र में, सारे सूबों में, सारी रियासतों में आज उसी का वर्चस्व है, उसी की हुकूमत है। बार बार वो जीत रहे हैं, मुसलमान बार बार उनको हरा रहा है, खुल के सामने आ रहा है कि किसी भी कीमत पर इनको आने नहीं देना है, इनको आना नहीं चाहिए। ये सबका अपना अधिकार है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बराबर आते चले जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आ रहे हैं, लोग इनको चुन रहे हैं। मुसलमान अपनी दूरी इस रबड़ को खींचता चला जा रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के, इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं और पूरे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। उन सब का गौरव है, मेरा आपका भी गौरव है, क्योंकि मेरे राष्ट्र का गौरव नेतृत्व से जुड़ा होता है। मुस्लिम समाज फासले उसके बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये छोड़ता हूँ कौन बढ़ा रहा है, ना मैं इधर जिम्मेदारी डालता हूँ ना उधर जिम्मेदारी डालता हूँ। फासले बढ़ रहे हैं, दूरी बढ़ रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। आप भाईचारे पर बार बार जोर दे रहे हैं, मैं उससे बार बार इत्तेफाक कर रहा हूँ। मैं अब ये आपको यहाँ लाना चाहता हूँ कि भाईचारे को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए आपसे मैं पूछता हूँ रास्ता क्या है, तो आप कहते हैं भाईचारा, मैं कहता हूँ संवाद, 2 हाथ से ताली बज, डायलॉग। जब तक साथ बैठेंगे नहीं, साथ खाना पीना नहीं करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान भी ये समझता है और पूरा सनातन समाज भी ये समझता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये समझती है, उसका नेतृत्व भी ये समझता है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये समझता है कि हमको इकट्ठे रहना है, इकट्ठे चलना है। तो अगर बिल्कुल फासले आपस में घर में बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़े? ये 2 भाइयों के बीच में अगर फासले बढ़ रहे हैं, नहीं तो फासले बढ़ नहीं रहे। मैं जरा सी बात पूरी कर लूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कहीं डायलॉग की रेलिवेंस को बहुत महसूस करते हैं। बहुत दिन रात डायलॉग ऐसी चीज़ है
जो ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है। इसलिए ख़त्म हो गया तो इसका मतलब यह है कि फैसला हो गया ना, फैसला नहीं हुआ है, बातचीत जारी रहेगी। शुरू होना चाहिए, बातचीत को जारी रखना चाहिए। जो हमारे मसले हैं या जिसको हम समझते हैं हमारे मसले हैं जी और जिसको आप समझते हैं आपके मसले हैं, जी दोनों को मिलाना है। जी, वो मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हर चीज़ जो है मोटी मोटी बातों को छोड़ के 3-4 चीज़ों पे है। रहना सहना, खाना पीना, जी बस। तो रहने सहने के लिए ज़रूरी है कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिस झोपड़ी में, वहाँ कोई आग नहीं लगाएगा। खाने पीने के मेरी जो रोज़ी है मजदूरी करके कमाने की, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ना आपकी रुकावट आएगी ना मेरी रुकावट। ठीक, बात ख़त्म हो गई उसमें। उसके आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है, किसी धार्मिक उसकी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 6 लाख से ज़्यादा गांव है हमारे देश में। हाँ, 6 लाख से ज़्यादा गांव है हमारे देश में। हैं, बिल्कुल सैकड़ों शहर हैं, ज़िले हैं, जी। कस्बे हैं। कुछ घटनाएं इधर उधर हुई हैं, लेकिन जनरलाइज करने का मिजाज, स्वीपिंग पोजीशंस लेने का मिजाज, ये गलती सरकार की, एक सरकार की हो या समाज की हो। समाज की नहीं है। समाज भटकता है, समाज को भटकाया जाता है, समझे। एक्सीडेंट होता है, 2 आदमियों में साइकिल चला रहे हैं सड़क पे, जी टक्कर हो गई, तू मैं हो गई, बात ख़त्म हो गई। मगर वो टक्कर तू मैं किसी राइट में नहीं चेंज होती है जब तक कि कोई पीछे से आके शय न दे। सरकार अगर इसको संभाल के चले तो ये सब चीज़ें दो बातें निकल रही हैं आपकी बात से। एक तो ये जो कुछ भी बात अभी हमने की, उसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की है, नहीं समाज की है। इसलिए कि सरकार जो है, सरकार जिम्मेदार है। अभी आप वो समाज की रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। सरकार समाज को बनाती है हाँ। और बिगाड़ती है, दोनों करती है। नहीं, मैं अगर आपसे इसको उल्टा करके पूछूं कि सरकार अपने आप तो नहीं बनती, सरकार को समाज बनाता है। बिल्कुल सही। तो समाज बड़ा, हम सब सरकार जिम्मेदार हैं। तो समाज की जिम्मेदारी कहाँ है? हमारी वही जिम्मेदारी है। हम भाईचारा भूल जाते हैं। तो अगर हम भाईचारा याद रखेंगे तो फिर सरकार हमारी ठीक चलेगी। तो समाज में तो कुछ ऐसे लोग खड़े होने चाहिए जो संवाद की तरफ आए, संवाद की तरफ लेके जाए, बात करें, चीत करें, आगे देखिए ना, तो वो दोनों तरफ से है ना। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से हो। छोटी मोटी चीज़ें हैं जी। कहाँ, मैं किसी उर्दू अखबार में पढ़ रहा था, कोई 200 साल पुरानी मस्जिद है जिसमें कुछ लोग जी नमाज पढ़ रहे थे जी। अब वहाँ पे पुलिस ने जाके दावा बोल दिया। क्यों बोल दिया? अरे भाई, वो किसी का कसूर नहीं। एक तो ये बीमारी जो है हमारे यहाँ के शब्दों के ऊपर झगड़ा होता है। अब वो कहते हैं कि साहब उसने नमाज पढ़ ली, किसी को मालूम नहीं है कि नमाज का क्या मतलब। मैंने सिर्फ अभी देखा, एक हफ्ते 10 दिन हुए, एक किताब में स्केचेस बने हुए कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो क्या करता है, ऐसे बैठता है, ऐसे बैठता है, फिजिकल डिस्टिंग जी। उसमें कोई स्पिरिचुअल नहीं है। वो अगर कुछ न बोले, कोई शब्द न बोले, फिर भी उसकी पब्लिक की नज़र में उसकी नमाज हो गई जी। तो ये सब जो है, ये लेवल्स ऑफ इग्नोरेंस है। हम सब दोषी है, मगर हम सब इसको बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। हम ईद में भी शरीक हो सकते हैं जी, दिवाली में भी शरीक हो सकते हैं, किसी और त्यौहार में उसमें भी शरीक हो सकते हैं। मगर हम उस मौके पे झगड़ा क्यों करते हैं? किस लिए झगड़ा करते हैं? मगर झगड़ा कितनी जगह होता है, हालांकि एक जगह भी नहीं होना चाहिए। एक भी झगड़ा है तो गलत है, गलत, बिल्कुल गलत, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भी हो तो क्यों हो। बस एक छोटी सी आपसे बात और करनी है, करिए। क्योंकि आपका देखिए फॉरेन पॉलिसी को लेकर
फॉरेन पॉलिसी भूल गया, बड़ा भारी तजर्बा है। सब भूल गया, नहीं, बहुत दिन हो गए, कुछ थोड़ा सा याद करने की। छोड़े हुए 20 साल। मैं दो एक चीज़ें पूछना चाहता हूँ। बताइए। हमारी जो कूटनीति चल रही है, जो डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? एक बात है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, और उसमें कोई लैक्यूना है तो क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी जो देश नीति है जी, उसमें जवाहरलाल नेहरू से और मोदी जी तक जी, कोई चेंज नहीं आया। वाह। इसलिए कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके टारगेट्स हैं वो नहीं बदले। ठीक है। हो सकता है लहजा बदल गया हो, भाषाएं बदल गई हों, मगर चेंज नहीं हुआ है। तो विदेश नीति पे कोई झगड़ा नहीं है मुल्क में, छोटी मोटी चीज़ों पे तू मैं हो जाती है, उससे आगे कुछ नहीं होता है। वाजपेयी जी की वही सरकार थी। जी जी, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में, जैसे आपने कहा, और आप जैसी शख्सियत अगर ये स्टेटमेंट देती है कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी चली आ रही है, बिल्कुल जो हमारे फंडामेंटल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो सब उसके ठीक जो है। फंडामेंटल पैरामीटर्स और प्रायोरिटीज़ हैं, वो दे कंटिन्यू टू बी द सेम। थोड़ा बहुत तो नहीं वो ठीक हालात चल बदलते हैं, उसके हिसाब से ठीक थोड़ा चल बहुत रहे हैं। तो होती है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और अंत में आपसे, आप हमारे देश के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे। ये एक्सीडेंटल डिज़ाइन नहीं है। डेस्टिनी तो अपने आप में खुद अपना डिज़ाइन रखती है। अब डेस्टिनी क्या करती है मुझे क्या मालूम। एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपकी सबसे खूबसूरत याद क्या है? एज वाइस प्रेसिडेंट जी, वो बात जो मैंने पहले दिन जी, राज्यसभा में कही थी कि मैं हॉकी के खेल में रेफरी हूँ। अच्छा, मेरे मुंह में एक सीटी है, हाँ, जेब में एक छोटी सी किताब है। ठीक है। मेरा काम क्या है कि देखूं कि खेल ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ठीक हो रहा है तो मैं सीटी बजाऊंगा, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक अच्छी तरीके से खेल हो रहा है, सीटी नहीं है, मैं खेल देखता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं करता हूँ। चाहे इस पक्ष का आदमी हो, उस पक्ष का आदमी हो, सबसे बराबर के ताल्लुकात, सबसे बराबर की दोस्त। हमने जब आपकी उस 10 साल टेन्योर पे हमारी टीम ने रिसर्च की, और आपके फेयरवेल में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें यही भाव है जो आप कह रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है ये कि तो बहुत आसान काम है। आपके लिए आसान रहा होगा। और जिस तरह से आपने सारी कार्रवाई को राज्यसभा की चलाया, और जो अच्छे लेसन्स आपने अपने सक्सेसर्स के लिए छोड़े, उस पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आखिर में जिस कम्युनिटी से मैं और आप आते हैं, एक नसीहत, उसका पूरे हालात आपके सामने हैं, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ हैं कुछ नहीं है, उसकी एजुकेशनल बैकवर्डनेस आपके सामने है, उसका थॉट प्रोसेस आपके सामने है। हाँ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी से आप? देखिए बड़ी सिंपल चीज़ है, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो जिम्मेदारियां हमारी हैं जी। वो हमको पूरा करना है। ठीक, जो जिम्मेदारियां सरकार की हैं, सरकार को पूरा करना है, बस। इसके आगे अगर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मगर बच्चों को स्कूल जाने की सड़क पे सेफ्टी सरकार की जिम्मेदारी। बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। सारी साहब बहुत शुक्रिया। और जिस बड़ेपन की आपसे हमेशा तवक्को की जाती है, कोई बड़ेपन, आपके सारे जवाब, आपकी नसीहत, आपके मशवरे, आपके इशारे
मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये बात पहुँचेगी, इसमें ऐसा बहुत कुछ है, इससे कई लोगों को इस गार्डन के बाहर कहीं नहीं कई पहुंचे। लोगों को सीख मिलेगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। चलिए, आज की ये कोशिश थी। आप ये कहते हैं तो बड़ी बहुत इनायत, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बड़ी इनायत आपकी। थैंक यू।